नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो ये वीडियो है वो है बीए एनईपी फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि जो भी बच्चे बीए कर रहे हैं और वो उनका जो है फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, जिसका सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो जो पेपर का नाम होगा आपका होगा मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो इसका जो कोड है आपका A080401T। जो हम इसका नया सिलेबस आया है तो वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2021 में जो पहला सिलेबस आया था तो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं अब। तो अब जो इसका न्यू सिलेबस है वो उसको हम एक बार पहले देख लें, उसके बाद मैं आपको आज शाम तक कोई ना कोई वीडियो दूंगा बनाकर, जो ज़्यादातर जो उसका सिलेबस है सभी सिलेबस इसका पूरा कवर करूँगा मैं उस वीडियो में। तो जुड़े रहें मेरे चैनल पर, उसको शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो ताकि बच्चों को और भी फ़ायदा मिल सके और को भी। और जिन बच्चों के पास भी अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र में वो जो है इस समय जो है फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अपने दे रहे हैं, तो उनके लिए आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहें वीडियो पर। तो देखते हैं जो इसमें टोटल जो आपका सिलेबस है वो 8 यूनिट के अंदर है। पहली यूनिट जो है आपकी टोटली जो है आपकी मनी से, यानी कि आपके धन से, उसका जो उससे संबंधित है, यानी कि जो मनी है उसका मीनिंग क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मनी यानी कि उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो धन का जो अर्थ है, कार्य और उसका वर्गीकरण। उसके बाद जो डिमांड फॉर मनी और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, यानी कि धन की मांग और धन की मांग के निर्धारक कौन कौन से तत्व हैं, या किन किन चीज़ों से जो है उसकी मांग को आप निर्धारित करते हैं। तो ये तो पहली यूनिट है जो कि पूरी की पूरी आपकी मनी से संबंधित है। जो आपकी दूसरी यूनिट है वो है आपकी सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी की आपूर्ति कौन करता है। उसके बाद डेफिनेशन इसकी, नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। तो जो मुद्रा आपूर्ति है उसकी परिभाषाएं, मुद्रा आपूर्ति की संकीर्ण, यानी कि नैरो का मतलब है संकीर्ण छोटा, और व्यापक अवधारणा यानी कि बड़ी बोर्ड, उसकी जो अवधारणा है वो उच्च शक्ति वाली मुद्रा और मुद्रा गुणांक। तो इन सब के बारे में ये पूरा का पूरा दूसरा यूनिट है आपका। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है इसमें आप जो आपके कॉमर्शियल बैंक हैं जिनमें भी आपके खाते होते हैं उन बैंकों के बारे में, जो भी कॉमर्स कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल बैंकिंग का जो उसका मीनिंग है एंड उसका क्लासिफिकेशन है, फंक्शन है ऑफ कॉमर्शियल बैंक के हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट हैं ऑफ कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनका जो अर्थ, उसका वर्गीकरण, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियां और परिसंपत्तियां, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सृजन, यानी कि जो वो ऋण का सृजन करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके जो बैंक से संबंधित हैं सारे के सारे आपके यूनिट नंबर 3 में हैं। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है उसमें आपके सेंट्रल बैंक आते हैं, जो केंद्रीय बैंक है। तो उसका मीनिंग, फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपका जो सेंट्रल बैंक है वो एक ही है, जो कि इंडिया में जो है वो है आरबीआई। तो उस जो केंद्रीय बैंक है उसका अर्थ क्या है, उसका कार्य क्या है, मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति का अर्थ, उसके उपकरण, उसके उद्देश्य, कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 5 है ये आपके फाइनेंस से संबंधित है। उसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, रिवेन्यू अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट। जो आपका वित्त है उसमें जो है सार्वजनिक वित्त का अर्थ, प्रकृति और दायरा, सार्वजनिक वित्त बना निजी वित्त, सरकार की भूमिका, सार्वजनिक वित्त के कार्य, राजस्व खाता बना पूंजी खाता। तो सारा का सारा जो आपका यूनिट नंबर 5 है वो 5 जो है फाइनेंस से संबंधित है पूरा का पूरा। तो फाइनेंस के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 6 है वो आपका पब्लिक रिवेन्यू से, यानी कि राजस्व, जो आप कर देते हैं तो जो सरकार आपसे वसूल करती है तो उस राजस्व से संबंधित है। इसमें जो आप पढ़ेंगे जो है मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है। कैनन्स ऑफ पब्लिक टैक्सेशन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑफ ए टैक्स, इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, सार्वजनिक राजस्व के प्रमुख स्रोत, सार्वजनिक कराधान के सिद्धांत, कर का प्रभाव और घटाना,
कराधान के प्रभाव। तो ये सारे के सारे आपके यूनिट नंबर 6 हैं, जो कि पब्लिक रिवेन्यू से, यानी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किन किन उसके सिद्धांत हैं उसके आने के, और वो उसके प्रभाव क्या हैं, उसका घटना कम होना या फिर उसके जो कराधान आप पे लगता है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जनता के ऊपर। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 7 है वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, पब्लिक गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो उसने फिर खर्चा किया उसको, तो उसके मीनिंग, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितने तरह का पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, उसके कॉजेज ऑफ राइज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो सार्वजनिक जो व्यय है, सार्वजनिक व्यय का अर्थ और प्रकार, भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण, क्योंकि भारत के अंदर जो है सार्वजनिक जो व्यय है, जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो उसमें जो है वृद्धि हो रही है, तो उसके क्या कारण है कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट है वो है आपका पब्लिक डेबिट एंड फिस्कल पॉलिसी, जो सार्वजनिक ऋण है, यानी कि जो गवर्नमेंट दूसरे देशों से पैसा ले रही है वो, और दूसरा है राजकोषीय नीति जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसका मीनिंग है, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेबिट मैनेजमेंट है फिस्कल पॉलिसी, उसका मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो सार्वजनिक ऋण का अर्थ, उसका वर्गीकरण, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, राजकोषीय नीति का अर्थ, साधन और उद्देश्य। तो टोटल 8 मिनट है आपकी, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप इजीली तैयार कर लेंगे। और हो सकता है तो मैं शाम तक आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें फुल्ली सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसके नोट्स होंगे, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या लिख कर आना है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। जुड़े रहें मेरे चैनल पर, लाइक करें वीडियो को और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।